नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभ्यास में। तो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी और इसके हम लोगों ने 3 लेक्चर पीछे कवर किए हैं। आज इसका चौथा लेक्चर और आखिरी लेक्चर है। तो जो पीछे 3 लेक्चर चल रहे थे उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की भूमिका देखी, उसकी उत्पत्ति देखी, विस्तार देखा, उसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो सब हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। और जो अच्छे से पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने एक एक जो स्थल था उसको अच्छे से देखा, किसने खोज करी ये भी देखा। सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर करी हैं। और इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है जितना इन मतलब जो पीछे 3 लेक्चर हैं उतना आपको पढ़ना है। और जो 2 सेगमेंट बच गए थे, जैसे उसका आर्थिक विकास और पतन, ये बच गया था। बाकी हम लोगों ने नदी तथा उसके स्थल देख लिए थे। आप किसी उसकी बात कर लीजिए, आप उसके नगर नियोजन की हम लोगों ने अच्छे से बात करी थी कि उसके घर कैसे बने हुए थे। हैं, घर का जो मुख्य द्वार था वो गलियों में ओपन होता था कि ना कि सड़कों में ओपन होता था। हम लोगों ने मतलब ये है कि मतलब एक जो होता है कि इसे क्वेश्चन आए, तो एक होता है अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो केवल हमें आंसर पता होता है। ये होता है अगर किसी क्वेश्चन के चारों ऑप्शन अगर हम लोगों को पता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट करी है और हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग पीछे के जो लेक्चर्स हैं, जो 3 लेक्चर हम लोगों ने कवर किए हैं, उसको भी अच्छे से देखिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है 2 बार में देखिए, क्योंकि ऐसा है कि जो ये चल रहा है, आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं इतने पार्ट हो चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता, क्या चौथा पार्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी वीडियो छोटी हो रही है, उसके भी कारण हैं। तो आगे हम इस पे बात करेंगे क्यों इन्हें मतलब छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं 15 मिनट 20 मिनट की। फिर भी हमने 26 मिनट की भी वीडियो अपलोड करी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आज का ये लेक्चर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आज हम लोग इसके आर्थिक विकास के बारे में देखेंगे। क्योंकि आर्थिक विकास कहाँ कहाँ था इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कृषि का था, पशुपालन था, परिवहन था, उद्योग धंधे कौन कौन से थे, मतलब काफ़ी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। और जो भी है इसका पतन कैसे हुआ, पतन में जो इसके पतन हुआ है उसमें बहुत से लोगों ने कहा बाढ़ के कारण पतन हुआ था। फिर बहुत से लोगों ने ये भी कहा नहीं बाढ़ के कारण नहीं हुआ था, भूकंप के कारण हुआ था। फिर किसी ने कहा नहीं मलेरिया हुई मतलब आ गई थी, किसी ने कहा आर्यों का आक्रमण हुआ था। तो मतलब बहुत से कारण थे जो मतलब इसमें चल रहे थे। तो उन सबको आज हम लोग अच्छे से देखेंगे और आर्थिक विकास को भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट इसका आज वीडियो है, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो शायद कल या परसों में आपको अपलोड मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बेशक क्लास लंबी होगी, कोई बात नहीं, 30 मिनट की हो सकती है, 40 मिनट की क्लास हो सकती है इसके बाद वाली क्लास, उसका कोई वो नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। चलो अब देखते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो अगर इसके आर्थिक स्थिति की हम बात कर लें तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि कृषि का विकास कितना था, या फिर कृषि से इसकी मतलब जो भी चीज़ें थी वो कितनी थी। फिर पशुपालन में, या फिर कोई भी जो भी चीज़ें हैं, शिल्प हो गया, उद्योग धंधे हो गए, व्यापार कैसा था वहाँ का। मोहरे थी, जैसे हम लोगों ने बात करी थी सर्वाधिक मोहरे जो हम लोग को प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सर्वाधिक मोहरे, कितनी मोहरे प्राप्त हुई लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। लगभग हम लोगों की मतलब बात करें कि जो हम लोगों की मोहरे प्राप्त हुई, लगभग 1200 मोहरे हमें खाली सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें 1200 मोहरे प्राप्त हुई थी। और जो अगर बात करें वाणिज्य, जो व्यापार वाणिज्य है ये कहाँ तक उसका था, शिल्प उद्योग धंधे कहाँ थे। लिपि के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि हाँ लिपि भी पढ़ी नहीं जा चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उसके बारे में पता चलता है कि जैसे वहाँ पे यू आकार के अक्षरों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। मछली मतलब अंग्रेजी के जो यू अक्षर है ना वो ज़्यादा मतलब उनके मतलब जो उनके अभिलेख मिले हैं, जो भी उनकी चीज़ें मिली हैं हमें, तो यू अक्षर हो गया, फिर मछली के चिन्ह हो गए, इस तरह की चीज़ें हमें बहुत सी वहाँ पे देखने को मिलती हैं। आइए अपना पहला देखते हैं कृषि। कृषि कैसी थी वहाँ पे, कृषि में वो लोग कौन कौन सी फसलों का ज्ञान था, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अगर बात करें कृषि की तो वो लोग नवंबर और दिसंबर में कृषि जो होती है ना, जो बोनी होती है जिसको बोलते हैं, बोई जाती थी और उसको मार्च और अप्रैल में वो लोग काट लेते थे। तो इन लोगों को मतलब कितनी फसलों का ज्ञान था इस चीज़ के बारे में देखते हैं। उनको गेहूँ हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, गेहूँ, जौ, कपास, मटर, तरबूज, खरबूज, लगभग 9 फसलों का उन्हें ज्ञान था। ये तिल हो गया, सरसों हो गया, राई हो गया, ठीक है। उन्हें 9 फसलों का ज्ञान था। क्योंकि वहाँ की मतलब ये था कि जो सिंधु, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, फिर हड़प्पा सभ्यता की बात करें, या फिर सिंधु सभ्यता होगी, या फिर सरस्वती, किसी भी इसमें पूछ सकता है, प्रथम नगरी सभ्यता आप कह लो। ये सभ्यता 2 नदियों के मध्य थी, हमने बात करी थी। सिंधु नदी हो गई और गंगा नदी के मध्य में ही थी ये
सभ्यता। तो क्या था कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के मतलब तट के साइड में होने के कारण यहाँ की जो मृदा थी काफ़ी उपजाऊ थी। तो यहाँ पे फसलें जो थी मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में मतलब जो यहाँ का वो था उत्पन्न मतलब करते थे या फिर पैदा करते थे, तो वो बहुत अच्छी मात्रा में उसको पैदा भी करते थे। तो ये चीज़ें थी मतलब यहाँ का जो कृषि से अगर पूछे आर्थिक, तो कृषि से भी बहुत अच्छा मतलब यहाँ संपन्न था। और बात करें जो मतलब ये तो हो गई जो 9 फसलें थी हर जगह आपको मतलब मेन उसमें देखने को मिली है हर इसमें। अब बात करें जो स्थानीय मतलब स्थान विशेष की जो मतलब जो चीज़ें मिली हमें साक्ष्य मिले हैं, जैसे अगर बात कर ले लोथल से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी रंगपुर से हमें मिली है तो और जो बाजरे के बोले तो अगर बात करें जौ की बात करें तो जौ सबसे अच्छी उसका चुन्नू दौड़े से मिला है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था चुन्नी दौड़ा नहीं बनावली से सबसे अच्छे किस्म का जौ वहाँ से हमें प्राप्त हुआ। वहाँ पे चुन्नी दौड़ा नहीं होगा। जो ज्वार है वो रो नदी के साइड में बहुत अच्छी किस्म का प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कृषि से हमें संबंधित मिलती है। आगे हम देखते हैं तो अगर हम आगे इस पर बात करें परिवहन की पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में उन्हें पशुओं का अब मतलब ज्ञान था। जैसे आप बात कर लीजिए गाय का, बैल का, बारहसिंगा हो गया, ऊँट हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, इन चीज़ों का उन्हें मतलब वो जानते थे कि ये मतलब जो चीज़ें हैं वो उसको खाने में भी प्रयोग करते थे, परिवहन में भी पशुपालन का प्रयोग करते थे, उनके क्रय विक्रय में भी उसका प्रयोग करते थे और कृषि कार्य में भी पशुओं को वो प्रयोग में लाते थे। अगर बात करें वहाँ का जो सभ्यता का प्रमुख पशु कौन सा था, तो अगर प्रमुख पशु की बात करें तो वहाँ पे एक सिंगी बैल था। ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर यह पूछ सकता है कि जो मोहनजोदड़ो ये आपको बात करें जो अगर बोध करें कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है तो वहाँ पे जो प्रमुख पशु कौन सा था, तो एक सिंगी जो बैल होता है तो वो था। और वृषभ पूजा के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। ये भी पूछ सकता है वृषभ पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। इसको मतलब मैंने भी बात करी थी हड़प्पा की जो मतलब जो थी ना, ये बहन बोल लीजिए या फिर उसकी राजधानी बोल लीजिए, तो वो थी। तो सिंह के साक्ष्य वहाँ मेसोपोटामिया से मिले हैं। मेसोपोटामिया में जो मोहरें प्राप्त हुई हैं वहाँ पे जो सिंह के साक्ष्य वहाँ से देखने को मिले, ये अपने यहाँ देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। तो बाकी हमें पशुओं का ज्ञान था जो भी हमने बात कर ली है। अगर हम बात करें कि मतलब कौन कौन से पशुओं के मतलब जो अंकन है वो मोहरों में अपने यहाँ नहीं मिले, तो उसमें से आपका एक आ जाएगा गाय, आ जाएगी गाय हो जाएगा, और इसमें ऊँट और घोड़ा, ठीक है। अगर हम बात करें घोड़े के साक्ष्य के, तो घोड़े के जो साक्ष्य हैं वो हमें सुरकोतड़ा हो गया, लोथल हो गया और फिर लाज गुडाई हो गया। तो वहाँ से अगर बात करें सुरकोतड़ा है, वहाँ से घोड़े के कंकाल मिले हैं, लोथल से उसके जबड़े के साक्ष्य मिले हैं, राजगुड़ाई से घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले, ठीक है। और बात करें ऊँट की हो गया बारहसिंगा, तो हम लोग बात करें कुत्ता भी हो गया, बकरी हो गई। तो टोटल लगभग 9 वहाँ पे जानवरों की जानकारी भी थी अपने यहाँ पे। तो ये चीज़ें पशुपालन में थी। अब बात करें उसके परिवहन की बात करते हैं, तो अगर शिल्प एवं उद्योग की बात करते हैं। अभी परिवहन की बात हो चुकी है क्योंकि पशुपालन परिवहन में ही आ जाता है, ठीक। शिल्प एवं उद्योग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कपड़ा उद्योग हो जाएगा। अगर कपड़े उद्योग की बात करें तो पीछे हम लोग बात कर चुके हैं कपड़े उद्योग में वो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों, और एक वो भी बात कीजिए तीन पटिया करके जो एक स्वामी जी साल ओढ़े बैठे हुए थे, तो तीन पटिया साल भी कहाँ साक्ष्य मिले हैं उसके, तो वो चीज़ें हो गई। तो प्रमुख जो था ये बहुत प्रमुख था कपड़ा उद्योग यहाँ पे सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र थे। और इनके जो अगर उद्योग धंधे में देखें तो मृदभान था, मृदभान में ये मिट्टी के मृदभान भी बनाते थे और धातु के मृदभान भी बनाते थे, ठीक है। और मनका उद्योग हो गया, मनका उद्योग में मिट्टी के बनाते थे, फिरोजा हो गया, चांदी हो गया। अगर बात करें फिरोजा ये ईरान से प्राप्त करते थे, चांदी हो गया, सोना हो गया, तो इन सब चीज़ों के वो लोग मनके बनाते थे और उनको मतलब का आयात निर्यात करते थे, और ये उनका शिल्प एवं उद्योग धंधों में आता है, ठीक है। बात करें सीप उद्योग था उनका, जो लोथल और बालाकोट हमारा पाकिस्तान में पड़ता है और लोथल अपना इंडिया में पड़ता है, गुजरात में, ठीक है। यहाँ से उसके सीप, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये दोनों आपके जो अरब सागर के साइड में आपको ये भी देखने मिलते हैं। लोथल आपका खंबात की खाड़ी में पड़ता है, और ये बालातोल ये जो मैंने स्थान बताया था सिंधु जहाँ से ख़त्म होती है और अरब सागर में जब मिलती है, तो वहाँ पे स्थान है बालाकोट। इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। अगर बात करें नोट
जो इसका है मतलब मेन है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि हाथ से भी बनाए हुए हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं और चाक द्वारा भी मनके वगैरह हमें प्राप्त होते हैं। अगर बात करें मृदभांड और मनकों की, अगर किसी की बात कर लीजिए आप, तो लाल रंग बहुत फेमस था पूरी सभ्यता में। जो लाल कलर की मतलब रंग था, या फिर आप गेरुआ कह लीजिए, तो लाल कलर सर्वाधिक प्रयोग हुआ। उसमें जो काले रंग की जो फूल पत्तियाँ होती हैं मृदभांडों में, मटकों में, वो चीज़ें वहाँ पे देखने को हमें मिली थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर व्यापार वाणिज्य की बात करें तो वो अपने यहाँ धनात्मक था, क्योंकि क्या था कि हम लोग बेचने मतलब जो भी चीज़ें हैं निर्यात करने में हम लोग मतलब बहुत आगे थे, और उतना मतलब ख़रीदने में उतना आगे नहीं थे। ख़रीदने में हम लोग बहुत कम चीज़ें मतलब बाहर से मंगवाते थे। या आप बात कर लीजिए मिस्र की सभ्यता जो थी, मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता जो थी उतने टाइम पे, तो वहाँ से हम लोग मतलब बहुत ही कम, या फिर आप बात कर लीजिए फारस की बात कर लीजिए, आप कहीं की भी बात कर लीजिए, वहाँ से बहुत कम चीज़ें हम लोग मंगवाते थे। और निर्यात पे हम लोग ज़्यादा, यहाँ से चीज़ें बाहर ज़्यादा जाती थी, ये चीज़ें था। अगर बात करें इसका आंतरिक व्यापार जो था, वो कश्मीर हो गया, कोलार में सोना हो गया, कश्मीर हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये प्रमुख स्थल थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर बात कर लें तो मेसोपोटामिया हो गया, जहाँ से फिरोजा हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, सुमेरियन हो गया, तेप्पर हो गया, हम्मा हो गया, लगस हो गया, उर हो गया। मिस्र की बात करें तो यहाँ से मम्मी का मॉडल मिला है। फारस की बात करें तो बहरीन से फैलका आता था, अपने यहाँ फैलका बहरीन से आता था फैलका। आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें बहरीन की, तो बहरीन में एक मतलब वो मिला था सारगोस अभिलेख, बहरीन में 2350 ईस्वी पुराना है। यहाँ पे हमें यहाँ पे तीन नाम देखने को मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि नहीं, हाँ हम लोग जो फारस है, फारस तक हम लोग का व्यापार था। तो यहाँ पे क्या था कि वहाँ पे हमें तीन नाम देखने को मिलते हैं। एक हो गया अपना मेलुहा हो गया, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बार बार प्रयोग हो रहा था, और मगन हो गया, ये मकरान बलूचिस्तान के लिए प्रयोग हो रहा था, और दिलमुन ये बहरीन के लिए प्रयोग हो रहा था, दिलमुन। ठीक है, तो अगर बहरीन की बात करें तो इसे सूर्योदय का देश कहते हैं, इसे हाथियों का भी देश कहते हैं, इसे साफ़ सुथरा भी देश कहते हैं। तो ये तीन नाम हैं। ये वैसे ये पूछेगा नहीं, बस इसमें लिख दिए थे कि हाँ ये आपको पता होने चाहिए कि हाथियों का देश किसे कहते हैं, साफ़ सुथरा किसे कहते हैं, सूर्योदय का देश बहरीन को कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आयातित वस्तुएं ये लोग मतलब क्या क्या वहाँ से मंगवाते थे। तो अगर आयातित वस्तुओं की बात करें तो कश्मीर और काठियावाड़ में अगर बहुमूल्य पत्थर था, हाँ, स्थान क्षेत्र था, मतलब कौन सी चीज़ें जहाँ, अगर बात करें सोना की, सोना कोलार में था। ठीक, सोना कोलार में था। बात करें ईरान में, तो ईरान में चांदी है, ईरान में फिरोजा भी था, चांदी भी थी। सीसा की बात करें वो भी ईरान से ही होता था। लोहे की बात करें खेतड़ी हो गया, मद्रास हो गया, लाजवर्द मणि हो गया, ये बदक्का अफ़गानिस्तान। अर्धकीमती पत्थर जो थे वो बलूचिस्तान हो गया। यहाँ से सब आते थे, आयातित वस्तुएं ये स्थान यहाँ आके ले आती थी। अब बात करें हम लोग निर्यात क्या करते थे, निर्यात की भी बात कर लेते हैं। अगर हम लोग अपने यहाँ निर्यात में देखें तो ये था कि हम लोग सीप हो गया, हाथी दांत हो गया, वस्त्र हो गया, मनके हो गए, इतनी चीज़ें हम लोग यहाँ से निर्यातित वस्तुएं अपने यहाँ थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? सीप हो गया, हाथी के दांत हो गए, वस्त्र हो गए, मनके हो गए। इतनी चीज़ें हम लोगों ने पीछे पढ़ी भी हैं, आप देखिए, इसको देखिएगा, यहाँ पे आप देखिए। अब बात करिए सीप, देखो यहाँ पे हो गया मनका, मध्यभांड, कपड़ा और सीप, ये अपने यहाँ के उद्योग फेमस थे, तो यहाँ से हम लोग यही चीज़ें निर्यात करते थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें मोहरों की बात कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ मोहरें थी, तो वहाँ पे हमें पैमाने, पहले बात करते हैं पैमाना, जो हाथी दांत का पैमाना था वो 16 के गुणज में कार्य करता था, पूछ सकता है। मोहरे टोटल 2500 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1200 हमने बात करी थी, 1200 केवल मोहनजोदड़ो से मिली है। सर्वाधिक अभिलेखी मोहर की अगर बात करें कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। सर्वाधिक, अगर बात करें सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें, वो हमें हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। अगर इन बात करें इन मोहरों में जो सबसे मतलब वो थी, जो आयताकार अपने यहाँ मोहरें थी, वो सादी थी। अगर बात करें वर्गाकार मोहरें, ये सर्वाधिक हमें मिली हैं, और वर्गाकार मोहरों में, आयताकार ये हो गया, और वर्गाकार जो मोहरों में हमें चिन्ह देखने को मिलते हैं कि कोई लिपि लिखी हुई है, किसी पशु का चिन्ह बना हुआ है, पक्षी का, पशु हो गए, पक्षी हो गए, वृक्ष हो गए, आज चिन्ह हमें इस वाली मोहर में देखने को मिलते थे। अगर हम बात करें कि मोहरें बनी किस चीज़ की थी, तो मुख्यतः दो चीज़ों की बनी होती थी,
सिलखड़ी और फिरोजा से वो मोहरें बनी होती थी। और मोहरें 3 टाइप की हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। 3 तरह की मोहरें हमें मिलती हैं। नंबर 1 हो जाएगा आपका वर्गाकार, नंबर 2 हो जाएगा आपका आयताकार और नंबर 3 हो जाएगा आपका बेलनाकार। 3 तरह की वहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक मोहरें जो हमें प्राप्त हुई हैं वो वर्गाकार मोहरें में प्राप्त हुई हैं। और उसके बाद जो आयताकार मोहरें थी वो सादी थी, अभी हमने बात करी थी, आयताकार मोहरें सादी थी। और जो वर्गाकार मोहरें थे उनमें हमें 4 चीज़ों के निशान देखने को मिलते हैं। कोई लिपि लिखी होती है, कोई अगर लिपि लिखी हुई है, या फिर कोई वहाँ पे पक्षी का निशान बना है, या फिर कोई चिन्ह बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लिपि और चित्राक्षर की बात करते हैं। तो अगर सबसे बड़ी समस्या की बात करें लिपि में, तो हम लोगों ने पिछले बात करी थी क्रियात्मक पक्ष और दार्शनिक पक्ष में भी बात करी थी कि लिपि के पढ़े न जाने के कारण हम दार्शनिक पक्ष में कुछ बोल नहीं पाते। तो ये चीज़ हम लोगों ने पीछे वीडियो में कवर करी है। तो सबसे बड़ी समस्या थी कि लिपि हम लोग अभी तक नहीं पढ़ सके। इसका अगर पढ़ने की बात करें, देखने की बात करें, तो 1853 में देखने मतलब से जानकारी प्राप्त हुई थी कि हाँ ये कुछ लिखा हुआ है, शायद कुछ लिखा है, उन्होंने लिखने की कोशिश करी है, पर ये किस लिपि में लिखे हैं ये चीज़ की हमें जानकारी नहीं थी। उसकी अगर बात करें हाँ कि ये लिखा ही है या फिर कोई लिपि ही है, ये हमें पता चली थी कि हाँ ये लिपि है। तो ये चीज़ हमें 1923 में पता चली थी कि हाँ ये संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हुई कि हाँ ये लिपि है, ये उनकी लिखावट थी। इन्होंने टोटल लगभग 250 से 400 अक्षरों का प्रयोग किया था। टोटल मूलतः 64 चिन्हों का प्रयोग किया था, 64 चिन्ह का प्रयोग किया था। 250 के आसपास वो अक्षर प्रयोग किए थे। सबसे ज़्यादा अक्षर अगर बात करें जो कौन सा प्रयोग हुआ था, वो यू आकार का अक्षर प्रयोग हुआ था। अभी हम लोगों ने पीछे बात करी है कि जो मोहरे थे उनमें 3 जो जानवर थे उनके वो चिन्ह नहीं देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वो जानवर थे? गाय हो जाएगा वहाँ पे, और हमारा ऊँट हो जाएगा और घोड़ा हो जाएगा। 3 जानवर ऐसे थे जिनकी मोहरें वहाँ पे प्राप्त नहीं, मतलब मोहरों में उनके निशान हमें अंकन नहीं देखने को मिलते हैं। मछली का भी चित्र प्रयोग हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना यू आकार, ये यू आकार प्रयोग हुआ है। अगर बात करें उनका लिखने का तरीका कैसा था, तो वो लिखने का तरीका जो उनका था वो हम लोग लिखते हैं, अगर हम लोग लिखने की बात करें, हम लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। ऐसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखते हैं दाएं से बाएं, फिर हम लोग दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर दाएं से बाएं, हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर उनकी बात करें तो वो लोग बाएं से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो ये पेज है, एक पेज है, तो वो लोग यहाँ से स्टार्ट करते थे, ऐसे लिखेंगे। पहले आए बाएँ से दाएँ, फिर दाएँ से बाएँ, फिर बाएँ से दाएँ, फिर मतलब एक सर्प के आकार का वो लोग मतलब उनका लेखन कार्य था, ऐसे लिखते थे। लेकिन स्टार्टिंग वो बाएं से करते थे, ठीक है, बाएं से स्टार्टिंग करते थे, ऐसे ऐसे चलते थे, ठीक, ये था। आगे बात करते हैं। तो अगर आगे देखें तो लिपि और चित्राक्षर हो गया। ये परिवहन की अगर अब हम बात करें, परिवहन कैसा था वहाँ पे, तो 2 चीज़ें थी परिवहन में, एक जल मार्ग था, एक स्थल मार्ग था। जल मार्ग की जानकारी हमें जैसे लोथल हो गया, भगवा, याद चीज़ें वहाँ से पता चल जाती है। फिर आप जो भी मतलब डाक यार्ड है या फिर बंदरगाह है, तो उनसे हमें चीज़ें पता चलती हैं कि जल मार्ग से भी उनकी आयात निर्यात होता था। या आप बात कर लीजिए, उसकी बात कर लीजिए, मिस्र की किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, मिस्र की सभ्यता की बात कर लीजिए, तो वो जल मार्ग से ही वहाँ से आयात होता था। मेसोपोटामिक सभ्यता थी तो वो स्थल मार्ग से होती थी। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं, क्योंकि इक्का गाड़ी हो गया, हाँ, इक्का गाड़ी हो गया, बैलगाड़ी हो गया, ये चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को, वहाँ पे 7 चीज़ मिले हैं इस चीज़ों के, ये चीज़ें वहाँ पे थी। अब इनके हम पतन की बात करेंगे। 2 चीज़ों में था, जल मार्ग, वायु मार्ग नहीं था, और जल मार्ग और स्थल मार्ग ही था, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो आगे इसके हम पतन की बात करेंगे। तो अगर पतन के कारणों की बात करते हैं तो सबसे पहले ये था कि मतलब इतनी अच्छी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, इसका पतन क्यों हुआ। तो किसी भी चीज़ का पतन होने के बहुत से कारण होते हैं। जैसे जो वहाँ पे सुव्यवस्थित चीज़ें चल रही हैं, किसी उसमें चल रही हैं, या तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं या फिर कुछ अप्राकृतिक घटनाएं हुई हैं, उन चीज़ों से उसका पतन हो सकता है। चीज़ें हो सकती हैं वहाँ पे, या तो फिर जो वहाँ की सभ्यताएं साथ में थीं उनसे उनका अच्छा खासा जो संबंध था वो टूट गया हो, या फिर जो उनका व्यापारिक संबंध था वो ख़त्म हो गया हो। उस चीज़ के कारण वहाँ पे ये चीज़ें मतलब हो सकती हैं कि हाँ, अगर व्यापारिक संबंध ख़त्म हो गया है तो अब वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो कैसे रहेंगे, ये चीज़ें हो सकती है ना, कि फिर वो अपना कैसे रहेंगे, या फिर खाएंगे, फिर क्या पिएंगे, मतलब जो भी चीज़ें हैं, अपने जो चीज़ें हैं, जो भी अपनी दिनचर्या की चीज़ें हैं, वो मतलब कैसे अपना गुजारा करेंगे, ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं।
तो अगर वहाँ की बात करें चौड़ी सड़कों की, पहले क्या था, आप राजपथ की बात कर लीजिए जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, राजपथ जो था 10 मीटर चौड़ा था। तो अब जो मतलब चौड़ी सड़कें थी वो तंग गलियों में बदल गई। मान लीजिए मतलब जो चौड़ी चौड़ी सड़कें थी वो छोटी छोटी गलियों में होने लगी। जो घर थे ना वो मतलब मान लीजिए अगर सड़क के बीच में ही घर बना दिया, तो मतलब जो अच्छी खासी नगरीकरण की व्यवस्था में देखने को मिल रही थी वो पूरी ध्वस्त हो चुकी थी। आंगन में पहले अब जो भी घर मकान बनते थे आंगन बनता था, तो अब मान के चलो आंगन में हमें दीवारें देखने को मिल गई। मतलब ये एक आंगन पहले क्या था कि हम लोग देखते थे कि हाँ घर में गए सबसे पहले एक दीवार मिलती थी घर के अंदर जाते ही, मान चलो ये घर है, यहाँ से एंट्री लिए हम लोग घर में, यहाँ एक दीवार मिली, उसके बाद ये आंगन हमें मिला, यहाँ एक कमरा, यहाँ एक कमरा, यहाँ एक कमरा, यहाँ 3 कमरे में देखने को मिले, साइड में एक कुआं है, एक स्नानागार। अब ये देखने को मिल रहा है नहीं, आंगन में ही बीच में एक दीवार खड़ी है, आंगन का भी वो हो रहा है। मान के चलो एक एक घर में अब 2-2 घर बनने लगे हैं। ये मान चलो पुरानी ईंटों का प्रयोग हो रहा है, नए नए घर में जो बन रहे हैं, जो नई चीज़ें बन रही हैं उनमें जो पुराने घर थे वही उन्हीं की ईंटों का प्रयोग हो रहा है, नई चीज़ें वो करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो कोई भी चीज़ें हों मतलब काफ़ी समय बाद वो खुद ही अपने आप से ख़त्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। अगर बताओ जो बस्तियाँ वहाँ थी उतने टाइम, जो विकसित अवस्था में 174 बस्तियाँ थी, जो परिवर्ती अगर बात करें तो वहाँ टोटल 85 बस्तियाँ बसती। तो हम लोग देख भी चुके हैं परवर्ती में ताम पसार का हम लोग देख भी चुके हैं। उसमें मालवा संस्कृति आ जाती है। मालवा संस्कृति आने के बाद वहाँ पे कायथा संस्कृति, मतलब काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एच कबरगाह संस्कृति, ये चीज़ें हमें प्रवर्ती उसमें देखने को मिलती हैं। इन्हीं के स्थान पे वो सभ्यताएँ निकल के आती हैं, वो संस्कृतियाँ निकल के आती हैं। अगर हम बात करें किसी संस्कृति या सभ्यता की बात करें तो संस्कृति हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सभ्यता एक मूर्त संकल्पना होती है। मूर्त संकल्पना समझते हैं आप? तो सभ्यता एक मूर्त संकल्पना होती है। अगर किसी संस्कृति की बात करें तो वो अमूर्त संकल्पना होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। पतन के कारण यही थे वहाँ पे। रोडें मतलब जो भी थी, अब ये मान चलो जो गलियाँ थी, पहले गलियों में उसके मतलब मुँह, मतलब जो घर थे उनके मुँह खुलते थे, उनका द्वार खुलता था, वो सीधा सड़क पे खोलने लगे। ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलने लगी। नालियों का अच्छे से मतलब जो जल निकासी की व्यवस्था थी वो भी अच्छी नहीं ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो ये चीज़ें वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। अब आगे बात करें इतिहासकारों ने अपने अपने कौन से मत दिए हैं। अगर बात करें आर्यों के आगमन की तो वो मार्टिमर होयलर हो गए हैं, या फिर मैके हो गए, जॉन मार्शल हो गए, सर जॉन मार्शल, इन्होंने कहा कि नहीं आर्यों का आगमन हुआ था। और मतलब अगर बात करें मार्शल और मैके, एस.आर. राव ने कहा कि नहीं बाढ़ आई थी। कैनेडी ने कहा था कि नहीं मलेरिया, जलवायु परिवर्तन की बात करें अमलानंद घोष ने कहा था नहीं जलवायु परिवर्तन हुआ था। विवर्ती ने हलचल की बात करें तो जॉर्ज डेल्स ने कहा था नहीं विवर्ती हलचल हुई थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सामने निकल के आने लगी। और मतलब जो पीछे हमने बात करी कि चौड़ी सड़कें तंग गलियों हो गई हैं, जो तब छोटी छोटी गलियाँ थी वो तो बची नहीं होंगी फिर। तो यही सारे कारण थे उनके पतन के, और पतन भी उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है। और ये चीज़ें जो वैज्ञानिक थे अपने अपने मत देते हैं। इस तरह से मतलब एक अच्छी खासी सभ्यता ख़त्म होती है। तो फिर उसके बाद जो उसके स्थान पे जो सभ्यताएं आई या फिर जो संस्कृतियाँ उसके स्थान पे आई उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। और उसके साथ पढ़ने के बाद जो ताम्र पसार काल हम लोगों ने देखा 2000 से 1000 के मध्य वो चला था ताम्र पसार काल। और उसी के बाद अब हम लोग देखेंगे वैदिक काल, जिसका टाइम पीरियड है, अब पता होगा आपको 1500 से 600 के आसपास उसका टाइम पीरियड है। इतना लगभग आप देख लोगे कितना, मतलब 1500 से 600 लगभग 1000 ईयर है। और 1000 ईयर इसके पहले पढ़े हैं। और लगभग जो भी ये सिंधु घाटी से बताती इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। इसके बाद हम लोग वैदिक काल पढ़ने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये मतलब ये जो चीज़ें हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको एक बार में ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप इसको 1-2 बार देखिए, अच्छे से देखिए, और ये चीज़ें क्लियरली आपको समझ में आएंगी। क्योंकि जो फैक्चुअल है, जो चीज़ें आपके लिए सही हैं वही चीज़ें रखी गई थी, और वही चीज़ें हमने आपको पढ़ाया भी, अच्छे से बताया भी आपको। या फिर आप थोड़ा बताने के तरीके में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को एडजस्ट करिए। और जो स्पीड है, आप अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि मतलब सुनने में आ रहा है मतलब स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो उसको स्लो कर लीजिए। अगर आपको स्लो लग रही है तो उसको स्पीड बढ़ा लीजिए। तो और अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप उसको 1-2 बार और अच्छे से देखिए। तो प्लीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो।
तो अगर आप वीडियो सही लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए यही था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आपका इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे या फिर क्वेश्चन आंसर नहीं, एक आधा लेक्चर आपका वैदिक पीरियड का हो जाएगा उसके बीच में, क्योंकि इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी चीज़ें हम लोगों ने देखी, भूमिका देखी, विस्तार देखा, उसकी उत्पत्ति देखी है, उसके प्रमुख स्थल देखे, सामाजिक देखी है, उसकी सामाजिक विशेषताएँ देखी, उसका नगर नियोजन देखा, आर्थिक पक्ष हो गया या उसकी पतन हो गया, इस सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब क्वेश्चन आंसर बनाने में भी या फिर क्वेश्चन बनाने में भी अच्छा खासा टाइम लगेगा और फिर अच्छी खासी उसमें चीज़ें भी लगेंगी कि हाँ कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इस टाइम पूछे जाने। अब तो सीधा ये तो पूछा देगा कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे थी, ये चीज़ें सबको पता है। तो अब जो अंदर के जो चीज़ें, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो हाँ लगता है कि जनरली मतलब पूछी जाएंगी, उन चीज़ों के उसी से क्वेश्चन बनेंगे और क्वेश्चन जैसे ही तैयार होते हैं आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा, आई होप, शायद मुझे लग रहा है कि वैदिक काल ही वीडियो आएगा, तो वैदिक काल का वीडियो आएगा और हम लोग हिस्ट्री, जो एंशिएंट हिस्ट्री है, अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद ही हम कोई अगला जो या सब्जेक्ट बात कर लीजिए, फिर कोई अगली चीज़ हम लोग उसको करेंगे, या फिर जियोग्राफी का जो हमारा लेक्चर दो लेक्चर हो चुके हैं, शायद जियोग्राफी हम लोग टच करेंगे। तो आई होप को आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, और थोड़ी बातें ज़्यादा हो गई हैं तो इसको इग्नोर करिएगा, अपने पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा। थैंक यू सो मच।